तो साथियों आइए अब हम बात कर लेते हैं मौर्योत्तर काल के बारे में। यानी कि मौर्य काल के बाद जो अगला काल आता है साथियों, वो आता है मौर्योत्तर काल की बात करते हैं। तो आइए हम मौर्योत्तर काल के बारे में समझ लेते हैं। देखिए मौर्योत्तर काल की बात करते हैं तो इसमें स्थापित राजवंशों की बात करते हैं। इसको हम दो भागों में बांटकर देख सकते हैं। तो कितने भागों में बांटकर देख सकते हैं इसे? तो दो भागों में बांटकर देख सकते हैं, क्योंकि यहां पर यदि आप देखते हैं तो जो शासन होता है, एक तो पहली बात करते हैं तो भारतीय राजवंश द्वारा होता है, यानी कि भारतीय शासकों द्वारा एक तरह से शासन किया जाता है। और कुछ विदेशी राज्य के लोग होते हैं, अर्थात विदेशी राजवंश की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत भारत में जो शासन करने वाले रहे हैं वो विदेशी शासक भी रहे हैं साथियों। तो उसे किसके अंतर्गत रखा गया है? तो विदेशी राजवंशों के अंतर्गत रखा गया है। तो आइए हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि भारतीय राजवंशों के अंतर्गत कौन कौन से एक तरह से वंश आते हैं। सबसे पहली बात करते हैं साथियों, तो सबसे पहली बात करते हैं तो सबसे पहला वंश कौन सा आएगा? शुंग वंश की बात करते हैं तो सबसे पहले हम जानेंगे शुंग वंश के बारे में। उसके बाद यदि आप देखते हैं तो इसके बाद हम देखेंगे कणव वंश की बात करते हैं साथियों। और कणव वंश के बाद अगर आप देखते हैं तो हम अगले वंश के बारे में बात करने वाले हैं, आंध्र सातवाहन वंश की बात करते हैं। तो मौर्योत्तर काल की बात करते हैं तो मौर्योत्तर काल के अंतर्गत हम भारतीय राजवंशों में यदि आप देखते हैं तो हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले शुंग वंश के बारे में। फिर उसके बाद यदि आप देखते हैं तो हम पढ़ने वाले हैं कणव वंश के बारे में। और उसके बाद यदि आप देखते हैं तो हम पढ़ने वाले हैं आंध्र सातवाहन वंश के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं शुंग वंश के बारे में। अब शुंग वंश की बात करते हैं साथियों, तो शुंग वंश की स्थापना किसने किया था या शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो शुंग वंश का संस्थापक था साथियों पुष्यमित्र शुंग की बात करते हैं। तो पुष्यमित्र शुंग की बात करते हैं तो यह शुंग वंश का संस्थापक था साथियों, जो कि एक ब्राह्मण जाति का था साथियों। तो अगर आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न ये बन जाए कि ये बता दीजिए कि ये किस जाति का था साथियों, तो आप बताएंगे ये ब्राह्मण जाति का था। और इसने क्या किया था? यवनों को पराजित किया था। तो यवनों को पराजित करने वाला शासक कौन था साथियों? तो पुष्यमित्र शुंग की बात करते हैं। और इसने ही 2 बार अश्वमेध यज्ञ का भी आयोजन करवाया था। तो ध्यान रखिएगा, इसने ही क्या किया था? 2 बार अश्वमेध यज्ञ का भी आयोजन करवाया था साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं, इसके बाद अगला शासक आता है अग्निमित्र शुंग की बात करते हैं। तो अग्निमित्र शुंग की बात करते हैं साथियों, तो इसने भी क्या किया था? यवनों को पराजित किया था। तो ध्यान रखिएगा, यवनों को पराजित करने वाले जो शासक रहे हैं, एक तो पहली बात करते हैं पुष्यमित्र शुंग की बात करते हैं। और फिर उसके बाद बात करते हैं अग्निमित्र शुंग की बात करते हैं। अग्निमित्र शुंग के बाद अगला शासक आ रहा है साथियों भागभद्र की बात करते हैं। तो अगला शासक आता है भागभद्र की बात करते हैं। और इसके दरबार में कौन आया था? हेलियोडोरस आया था, जिसने विदिशा में गरुड़ स्तंभ की स्थापना किया था। तो गरुड़ स्तंभ की स्थापना किसने किया था? हेलियोडोरस की बात करते हैं, जो इसके दरबार में आया था साथियों। अब आइए हम बात करते हैं अगले वंश के बारे में बात करते हैं। तो अगला वंश आता है साथियों कण्व वंश की बात करते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं कण्व वंश के बारे में। लेकिन कण्व वंश की स्थापना कैसे होती है, आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि कण्व वंश के बारे में कण्व वंश की स्थापना कैसे होती है। उससे पहले एक और बात हमें ध्यान रखना होगा कि शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था। तो शुंग वंश का अंतिम शासक था साथियों देवभूति की बात करते हैं। तो देवभूति जो था साथियों वो शुंग वंश का अंतिम शासक था। यहाँ पर मैंने 3 शासकों के बारे में बताया था, और अगले शासक यानी कि जो लास्ट शासक था उसका नेम क्या था साथियों, इसके बारे में मैंने आपको नहीं बताया था। देवभूति की बात करते हैं तो ये शुंग वंश का अंतिम शासक था। तो याद रखेंगे आप लोग कि शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था। तो शुंग वंश का अंतिम शासक था देवभूति। और देवभूति की हत्या किसने किया था? तो वासुदेव ने किया था। तो याद रखेंगे आप लोग, वासुदेव ने क्या किया था? देवभूति की हत्या कर दिया था। और देवभूति की हत्या करके क्या होता है? एक नए वंश की स्थापना कर देता है साथियों। और वो नया वंश कौन सा होता है? कण्व वंश की बात करते हैं। तो कण्व वंश की स्थापना कैसे हुई थी? तो शुंग वंश के अंतिम शासक की बात करते हैं। तो शुंग वंश का अंतिम शासक था देवभूति की बात करते हैं। और जिसकी हत्या किया था किसने? वासुदेव ने किया था साथियों। और इसने क्या किया? फिर कण्व वंश की स्थापना कर दिया। देखिए ये छोटे छोटे राज्य हैं, छोटे छोटे वंश है साथियों, तो इनके बारे में ज्यादा कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है, बस उतना ही जानने की आवश्यकता है जितना हमारे एग्जाम में पूछा जाए साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं, फिर अगर आप देखते हैं तो
कणव वंश की बात करते हैं तो कणव वंश का अंतिम शासक कौन था? सुशर्मा की बात करते हैं। तो याद रखिएगा कणव वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कणव वंश का अंतिम शासक था साथियों सुशर्मा की बात करते हैं। अब सुशर्मा के बारे में यदि हम बात करते हैं तो इसकी हत्या किसने कर दिया था? तो इसकी हत्या कर दिया साथियों सिमुक की बात करते हैं। तो इसकी हत्या कर दिया था सिमुक, और सिमुक ने फिर क्या किया था? एक नए वंश की स्थापना किया था साथियों, और वो नया वंश कौन सा आ जाता है? आंध्र सातवाहन वंश की बात कर रहे हैं। तो आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सिमुक की बात करते हैं। आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न बन सकता है कि महोदय ये बता दीजिए कि शुंग वंश का संस्थापक कौन था? अगर आपको याद रहेगा तभी आप बता पाएंगे कि पुष्यमित्र शुंग था साथियों। अगर आपसे पूछा जाता है शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था तो आप बताएंगे देवहूति के बारे में बताएंगे। फिर उसके बाद अगर आपसे पूछा जाता है कणव वंश का संस्थापक कौन था तो आप बताएंगे इसके बारे में वासुदेव के बारे में बताएंगे। अगर आपसे पूछा जाता है कणव वंश का अंतिम शासक कौन था तो आप बताएंगे सुशर्मा के बारे में। और महोदय अगर आपसे पूछा जाता है कि आंध्र सातवाहन वंश का शासक कौन था या संस्थापक कौन था, आप बताएंगे सिमुक के बारे में। तो सिमुक की बात करते हैं तो ये आंध्र सातवाहन वंश का एक तरह से संस्थापक था। सातवाहन वंश के प्रमुख शासकों में यदि आप देखते हैं तो सातकर्णी और गौतमी पुत्र सातकर्णी की बात करते हैं, कृष्ण पुत्र पुलुवामी की बात करते हैं, यज्ञ श्री सातकर्णी की बात करते हैं। ये प्रमुख शासक रहे हैं, इनके बारे में हमें जानने की आवश्यकता नहीं है। बस अगर आप देखते हैं तो ज्यादातर आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आंध्र सातवाहन वंश में सबसे महान शासक कौन था, तो आप बताएंगे गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में बताएंगे। तो सबसे महान शासक आंध्र सातवाहन वंश का कौन था? गौतमी पुत्र सातकर्णी की बात करते हैं, ये बातें याद रखेंगे। अब सातकर्णी प्रथम की उपलब्धियों के बारे में अगर आप देखते हैं तो नासिक अभिलेख से जानकारी मिलती है, और इसने प्रतिष्ठान को राजधानी बनाया था। तो प्रतिष्ठान को राजधानी किसने बताया था, सत्य बनाया था? तो गौतमी पुत्र सातकर्णी की बात करते हैं या सातकर्णी प्रथम की बात करते हैं। तो सातकर्णी प्रथम की बात करते हैं साथियों, इसने एक तरह से अगर आप देखते हैं तो प्रतिष्ठान को राजधानी बनाया था, जिसके बारे में नासिक अभिलेख में सारी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं सातवाहन वंश शासकों ने, अगर आप देखते हैं तो सातवाहन वंश के शासकों में हाल की बात करते हैं तो इसने गाथा सप्तमी नामक पुस्तक की रचना किया था। गुडाढ़ की बात करते हैं, इसने बृहद कथा की बात करते हैं तो बृहद कथा मंजरी की बात करते हैं तो इसकी बृहद कथा की इसने रचना किया था। नेक्स्ट बात करते हैं सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी साथियों, तो राजकीय भाषा की बात करते हैं प्राकृत भाषा, और लिपि की बात करते हैं तो ब्राह्मी लिपि की बात करते हैं, बात की जाती है। तो आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न बन सकता है कि महोदय ये बता दीजिए आंध्र सातवाहन वंश की एक तरह से राजकीय भाषा क्या थी, तो आप बताएंगे प्राकृत भाषा के बारे में। और अगर आपसे पूछा जाता है लिपि कौन सी थी तो आप बताएंगे ब्राह्मी लिपि के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आंध्र सातवाहन वंश के शासकों के समय में चांदी के सिक्के और शीशे के सिक्के, तांबे और कांसे के सिक्के जारी किए गए थे। आपके एग्जामिनेशन में यहां से भी प्रश्न बन सकता है महोदय कि ये बता दीजिए किसके समय में एक तरह से या किस वंश के शासकों के समय में चांदी के सिक्के भी जारी किए गए, शीशे और तांबे और कांसे के भी सिक्के जारी किए गए, तो आप बताएंगे आंध्र सातवाहन वंश के शासकों की बात करते हैं। सातवाहन शासकों के समय में कार्ले और चैत्य, अजंता और एलोरा की गुफाएं, अमरावती कला का विकास हुआ था। ठीक है, अभी हम जानेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं सातवाहन वंश के राजाओं में माता का नाम जोड़ा जाने लगा। देखिए आंध्र सातवाहन वंश के शासकों की बात करते हैं तो इस वंश में क्या होता है कि इस वंश के शासकों ने क्या किया, अपने नाम के पहले अपने माता का नाम लिखना शुरू कर दिया था। ठीक है, और जिसमें से गौतमी पुत्र सातकर्णी इस वंश का सबसे महान शासक था साथियों। तो इस वंश का सबसे महान शासक कौन था, तो गौतमी पुत्र सातकर्णी की बात करते हैं। इनके बारे में पहले ही मैंने आपको बता दिया है। अब आइए बात करते हैं चैत्य किसे कहा गया है, तो सॉरी हाँ चैत्य की बात करते हैं। तो बौद्ध धर्म में चैत्य का मतलब हो जाता है पूजा स्थल की बात करते हैं, जहां पर बौद्ध भिक्षु क्या करते थे, एक तरह से पूजा करते थे, उसे क्या कहा गया है, चैत्य कहा गया है। कार्ले किसे कहा गया है, तो कार्ले की गुफाओं में स्तंभों पर बुद्ध की मूर्तियां मिली हुई हैं, और अगर आप देखते हैं तो ब्राह्मी लिपि में लेख भी उत्कीर्ण किए गए हैं। ठीक है, तो ये भी बात याद रख सकते हैं। तो कार्ले भी एक गुफा हुआ करते थे, या कार्ले गुफाओं की बात करते हैं, कुछ गुफा टाइप थे, और इसमें भी क्या हुआ करता था साथियों, एक तरह से अगर आप देखते हैं तो बौद्ध भिक्षु वगैरह, इसके बारे में मुझे थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा है, बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या बात इसमें हो जाती है। वैसे तो बिहार में क्या होता था
कि बिहार में अगर आप देखते हैं तो बौद्ध भिक्षु रहा करते थे, और चैत्य की बात करते हैं तो चैत्य पूजा स्थल हुआ करते थे। अब कार्ले की बात करते हैं तो ये मुझे ध्यान नहीं आया है, एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक है, भूलिएगा नहीं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब हम अगले वंश की बात करते हैं, चेदी वंश के बारे में बात करते हैं। तो कलिंग के चेदी वंश से संबंधित जानकारी का स्रोत इस वंश के शासक खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख की बात करते हैं, इससे जानकारी मिलती है। तो खारवेल एक शासक था साथियों, और इसकी बात करते हैं तो इसका एक अभिलेख है, हाथी गुफा अभिलेख की बात करते हैं। तो हाथी गुफा अभिलेख में हमें चेदी वंश के बारे में जानकारी मिलती है, और साथ ही साथ खारवेल के बारे में जानकारी मिलती है साथियों। और इससे अप्रत्यक्ष रूप से ज्ञात होता है कि इस वंश का जो संस्थापक रहा है वो महामेघवाहन रहा है साथियों। तो चेदी वंश की बात करते हैं तो चेदी वंश के बारे में बात की जाती है कि इस वंश का संस्थापक कौन रहा है, तो महामेघवाहन के बारे में बात करते हैं। दरअसल महामेघवाहन के बारे में इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि अगर आप देखते हैं तो खारवेल की बात करते हैं तो खारवेल जो था इस वंश का सबसे महान शासक था। तो इसका अभिलेख है हाथी गुफा अभिलेख। तो कई बार हमारी एग्जामिनेशन में प्रश्न बन जाता है कि हाथी गुफा अभिलेख को किसने बनवाया था या किसने लिखवाया था साथियों। तो हाथी गुफा अभिलेख की बात करते हैं तो खारवेल के समय में लिखवाया खुदवाया गया था साथियों, ठीक है। इसी अभिलेख में हमें जानकारी मिलती है कि इस वंश का एक तरह से संस्थापक कौन था, महामेघवाहन की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं मौर्योत्तर कालीन विदेशी राजवंशों के बारे में बात करते हैं। याद करिए अभी मैंने आपको बताया था कि मौर्योत्तर काल के अंतर्गत यदि आप देखते हैं तो हम दो राजवंशों को देखते हैं। एक तो पहली बात करते हैं तो भारतीय राजवंशों की बात करते हैं, फिर उसके बाद हम जानेंगे विदेशी राजवंशों के बारे में, हमने आपको बताया था। तो अब आइए हम बात कर लेते हैं साथियों विदेशी राजवंशों के बारे में। तो मौर्योत्तर काल में भारत में स्थापित होने वाली कुछ विदेशी राजवंशों का भी क्रम रहा है। जैसे हिंद यूनानी शासकों की बात करते हैं, जिसमें से डेमेट्रियस की बात करते हैं तो भारतीय क्षेत्र में आने वाला पहला हिंद यूनानी शासक था। तो भारतीय क्षेत्र में आने वाला पहला हिंद यूनानी शासक कौन था साथियों, वो था डेमेट्रियस की बात करते हैं। और इसने यूनानी तथा खरोष्ठी लिपि युक्त सिक्के का प्रचलन किया था। तो याद रखिएगा इसने यूनानी की बात करते हैं, और साथ ही साथ अगर आप देखते हैं हाँ, इसने यूनानी की बात करते हैं तो यूनानी लिपि की बात करते हैं, और साथ ही साथ खरोष्ठी लिपि की बात करते हैं तो युक्त का मतलब उससे खुदवाया गया एक तरह से या लिखवाया गया सिक्कों का प्रचलन किया था। पहली बार सोने की सिक्के जारी करने का श्रेय किसे जाता है, तो हिंद यूनानी शासकों को जाता है। तो हमारे एग्जामिनेशन में प्रश्न ए बन जाता है कि महोदय ये बता दीजिए कि पहली बार सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों के बारे में आप हमें बताइए। तो हिंद यूनानी शासकों की बात करते हैं, इनके बारे में बताया जाता है कि सबसे पहले इन शासकों ने क्या किया था, एक तरह से अगर आप देखते हैं तो सोने के सिक्के जारी किए थे। तो सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों की बात करते हैं, वो है साथियों हिंद यूनानी शासकों की बात करते हैं। इनके बारे में आपको ध्यान रखना है, भूलना नहीं है। हिंद यूनानी शासकों में अगर आप देखते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण शासक की बात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन था, मिनांडर की बात करते हैं। तो मिनांडर जो था साथियों इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक था, ये बातें याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं बौद्ध साहित्य में मिलिंद पन्हों में मिनांडर तथा नागसेन के वार्तालाप के बारे में जानकारी मिलती है। तो बस इसके बारे में थोड़ा सुन रहिए तब भी आपका काम हो जाएगा। बौद्ध साहित्य में मिलिंद पन्हों में बताया जाता है, मिलिंद पन्हों एक ग्रंथ है और इसमें मिनांडर और नागसेन की चर्चा के बारे में बातचीत की गई है। आइए अब हम बात करते हैं शकों के बारे में बात कर लेते हैं। भारत में शक राज्य दो भागों में विभक्त हो गए थे। शकों का विभाजन एक तरह से क्षत्रप व्यवस्था के अंतर्गत किया गया था, जिसमें उत्तरी क्षत्रप और पश्चिमी क्षत्रप हुआ करता था। तो जिसमें अगर आप देखते हैं तो उत्तरी क्षत्रप हुआ करता था और पश्चिमी क्षत्रप हुआ करता था। उत्तरी क्षत्रप के अंतर्गत यदि आप देखते हैं तो तक्षशिला और मथुरा के क्षेत्र आते थे, और जबकि पश्चिमी क्षत्रप के अंतर्गत नासिक और उज्जैन के क्षेत्र आया करते थे। तो याद रखेंगे आप लोग कि पश्चिमी क्षत्रप के अंतर्गत नासिक और उज्जैन के क्षेत्र आते थे, और उत्तरी क्षत्रप के अंतर्गत यदि आप देखते हैं तो तक्षशिला और मथुरा के क्षेत्र आते हैं। तो शकों की बात करते हैं तो शकों को भारत में दो राज्यों में विभाजित किया गया है। एक तो पहली बात करते हैं साथियों दो क्षत्रप कह सकते हैं, क्षत्रप या राज्यों में विभाजित किया गया है। एक तो उत्तरी क्षत्रप की बात करते हैं और दूसरी बात करते हैं पश्चिमी क्षत्रप। उत्तरी क्षत्रप के अंतर्गत यदि आप देखते हैं तक्षशिला और मथुरा की बात की जाती है, और फिर उसके बाद पश्चिमी क्षत्रप की बात करते हैं तो नासिक और उज्जैन की बात की जाती है। ये बातें याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट बात करते हैं शकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक कौन था, रुद्रदामन। इसका नाम याद रखिएगा
कि शकों में सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन था? रुद्रदामन की बात करते हैं। ये वही रुद्रदामन है जिसने जूनागढ़ के तालाब तथा सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई थी। तो आपके एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा प्रश्न बन जाता है, या यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बन जाते हैं, सॉरी बहुत बार क्वेश्चन बन चुके हैं कि जूनागढ़ के तालाब की बात करते हैं और सुदर्शन झील की मरम्मत किसने करवाई थे? तो शकों में सबसे महत्वपूर्ण शासक की बात करते हैं, रुद्रदामन की बात करते हैं। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत का पहला अभिलेख ही माना जाता है, अभिलेख माना जाता है। तो साथियों आप लोग ध्यान रखिएगा, रुद्रदामन का एक तरह से जो जूनागढ़ का अभिलेख है, जूनागढ़ कहाँ मिलेगा? गुजरात में मिलेगा। यहाँ के अभिलेख की बात करते हैं तो एक किस भाषा में लिखा गया है साथियों? तो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। अब हम बात करते हैं पालो या पार्थियन के बारे में बात कर लेते हैं। तो पालो वंश की बात करते हैं, तो पहलव वंश की बात करते हैं या पार्थियन वंश की बात करते हैं? तो सॉरी, तो आइए बात कर लेते हैं कि एक बार दोबारा लिख देता हूं, नहीं बहुत सारे छात्र कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये वाला सही है, इसको मैं कट कर दे रहा हूं। ठीक, चलिए। पहला, पहलव शासकों का मूल स्थान ईरान माना जाता है और भारत में शकों के प्रदेश पर पहलव का अधिकार हो गया था। तो आगे चलकर क्या हो रहा था कि जहां पर शक शासन कर रहे थे वहां पर पहलव को अधिकार हो जाता है। तो पहलव वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था? गोंडो फर्निस की बात करते हैं। तो गोंडो फर्निस की बात करते हैं तो पहलव वंश की बात करते हैं तो इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। गोंडो फर्निस के समय ईसाई धर्म का प्रचारक सेंट थॉमस की बात करते हैं, सेंट थॉमस की बात करते हैं तो ये भारत आया था और पहलव शासकों की राजधानी तक्षशिला थी। तो साथियों ये बातें याद रखिएगा। इसी के समय में क्या होता, ईसाई धर्म का प्रचार शुरू हुआ था और किसके समय में शुरू हुआ था? तो गोंडो फर्निस के समय से शुरू हुआ था। और पहलव की राजधानी क्या थी? पहलव वंश के शासकों की राजधानी क्या थी साथियों? तक्षशिला की बात करते हैं तो ये बातें याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कुषाणों के बारे में। आइए बात कर लेते हैं, किसके बारे में बात करते हैं? तो कुषाण के बारे में बात करते हैं। तो कुषाण की बात करते हैं तो कुषाण जो है चीन के यूची जाति या यूची नामक कबीले के 5 कुलों में से एक माने जाते हैं। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था साथियों? तो कुजुल कड़फिसेस की बात करते हैं तो याद रखेंगे कि कुजुल कड़फिसेस कौन था? कुषाण वंश का संस्थापक था साथियों। याद रखिएगा, कई बार हमारे एग्जामिनेशन में प्रश्न बन जाता है कि ये बता दीजिए कि कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? तो आप लोग याद रखिएगा कुजुल कड़फिसेस की बात करते हैं। और इस वंश का शासक बिम कड़फिसेस की बात करते हैं तो इसने बिम कड़फिसेस द्वितीय की बात करते हैं तो इसने सिक्के पर भगवान शिव और नंदी और उनके त्रिशूल आदि का चित्र अंकित किया था। तो याद रखिएगा इसने क्या किया था, एक तरह से अगर आप देखते हैं तो महादेव की सारी विशेषताएं जो है अपने चित्र पर एक तरह से अपने सिक्के पर उनके चित्र अंकित किया था। किसने? तो कुषाण वंश का बिम कड़फिसेस द्वितीय शासक ने। कुषाण वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था? कनिष्क की बात करते हैं। बहुत बार आपके एग्जामिनेशन में इससे प्रश्न बन चुका है कि कुषाण वंश का सबसे महान शासक या शक्तिशाली शासक कौन था साथियों? वो था कनिष्क की बात करते हैं। अब कनिष्क की बात करते हैं तो इसी के शासनकाल में क्या हुआ था? चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, मैं आपको चतुर्थ बौद्ध संगीति तक बता दिया सारी बातें। ठीक है, बाकी जब मैं बौद्ध धर्म पढ़ाऊंगा तो वहां पर और एक बार रिवीजन करवा दूंगा। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो यहाँ कहां पर हुआ था? तो कुंडलवन की बात करते हैं तो कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। कनिष्क की बात करते हैं तो इसने 1878 ईस्वी में शक संवत आरंभ किया था। तो याद रखेंगे शक संवत आरंभ किसने किया था? तो कनिष्क की बात करते हैं तो कनिष्क ने क्या किया था? शक संवत का आरंभ किया था साथियों, ये बातें याद रखिएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ लेते हैं इसके साथ। कनिष्क के दरबार में पार्थ, वसुमित्र, अश्वघोष जैसे बौद्ध दार्शनिक और नागार्जुन जैसे विद्वान और चरक जैसे चिकित्सक विद्यमान रहा करते थे, यानी कि ये लोग इसके दरबार में रहा करते थे। तो कनिष्क के दरबार में पार्थ, वसुमित्र, अश्वघोष जैसे बौद्ध दार्शनिक रहा करते थे और नागार्जुन जैसे विद्वान रहा करते थे और चरक जैसे चिकित्सक रहा करते थे। कुछ विद्वान चरक को कनिष्क का राजवैद्य बताते हैं। तो याद रखिएगा कुछ विद्वानों का मानना यह है कि जो चरक है साथियों वो कनिष्क का राजवैद्य था। कनिष्क के समय में प्रथम राजधानी पिशावर थी, लेकिन दूसरी राजधानी क्या थी? मथुरा थी। तो आप लोग याद रखिएगा कनिष्क के समय में राजधानी क्या थी? तो पेशावर की बात करते हैं और दूसरी राजधानी क्या थी? मथुरा थी।
कुषाण शासकों ने रेशम मार्ग पर नियंत्रण स्थापित किया था। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि रेशम मार्ग पर नियंत्रण किसने स्थापित किया था? रेशम मार्ग पर नियंत्रण किसने स्थापित किया था? कुषाण वंश के शासकों ने किया था। कनिष्क के बाद हुविस की बात करते हैं तो हुविस इस वंश का सबसे महान शासक था साथियों। तो कनिष्क के बाद इस वंश का सबसे महान शासक था कौन था? हुविस्की की बात करते हैं, ये बात याद रखेगा। आइए अब हम बात करते हैं गुप्तोत्तर काल के बारे में। तो आइए अब हम बात करते हैं गुप्तोत्तर काल के बारे में। कुषाणों के पतन के बाद उत्तर भारत में अनेक छोटे छोटे राज्यों का उदय हो जाता है, जिनमें से राजतंत्र और गणतंत्र दोनों ही शामिल होते हैं। गणतंत्रों में अगर आप देखते हैं तो अर्जुनानाथन, ये सब छोड़ दीजिए, ठीक है, ये सब छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब आइए हम बात करते हैं कि इस समय गुप्त वंश राजवंश का उदय होता है। संभवतः अगर आप देखते हैं तो कुषाणों के सामंत हुआ करते थे। ये जो एक तरह से गुप्त वंश की स्थापना हो रही है साथियों, एक कुषाण के सामंत हुआ करते थे, ये बातें याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब आइए हम बात करते हैं गुप्त साम्राज्य के बारे में बात करते हैं। तो गुप्त साम्राज्य गुप्त संभवतः अगर आप देखते हैं तो वैसे यानी बनिया थे और कुषाणों के इस सामंत रहा करते थे। नेक्स्ट बात करते हैं इस वंश के बारे में। अगर हम बात करते हैं तो इस वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त की बात करते हैं और यही इस वंश का प्रथम और स्वतंत्र शासक था, जिसने अगर आप देखते हैं तो महाराज की उपाधि धारण किया था। तो महाराज की उपाधि किसने धारण किया था साथियों? तो महाराज की उपाधि धारण किया था श्रीगुप्त की बात करते हैं। इस वंश का अगला शासक कौन था? घटोत्कच की बात करते हैं, ये बातें याद रखिएगा। तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन था साथियों? श्रीगुप्त की बात करते हैं, जो कि महाराज की उपाधि धारण किया था। और अगला शासक कौन था? तो घटोत्कच था साथियों, ये बातें भी याद रखिएगा गुप्त वंश के शासक के बारे में। लेकिन अगर आप देखते हैं तो गुप्त वंश का जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है वो माना जाता है चंद्रगुप्त प्रथम की बात करते हैं। तो चंद्रगुप्त प्रथम जो होते हैं साथियों, एक गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक, रियल फाउंडर ऑफ द गुप्त डायनेस्टी की बात करते हैं। तो साथियों याद रखिएगा चंद्रगुप्त प्रथम की बात करते हैं। और इन्होंने महाराजा धिराज की उपाधि धारण किया था। तो इन्होंने कौन सी उपाधि धारण किया था? तो इन्होंने अगर आप देखते हैं तो महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था। अच्छा, बहुत सारे छात्र रहते हैं जो क्या करते हैं कि एक तरह से थोड़ी देर बाद उनका मन हट जाता है कि छोड़ो बाद में देख लेंगे। ये जो मन हटने वाली जो आदत है ना, इस आदत को छुड़ा दीजिए। अगर ये आदत आपकी छूट गई तो निश्चित तौर पर आराम से आपकी सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता है, आप आराम से सिलेक्शन ले लेंगे। ठीक है, ये मन है, ये आपको सही कामों के लिए रोकता है और गलत कामों के लिए आपको प्रेरित करता है, ये बात आप भी जानते हैं। अगर रील चलाओ 3 घंटे, कोई नहीं मना करेगा, मन कभी नहीं विचलित होगा। लेकिन 3 घंटा जब हम किताब लेकर देखते हैं तो हमारा मन विचलित ही नहीं, पूरी तरीके से हमारा मन हतोत्साहित हो जाता है और लगता है क्या ही पढ़ रहे हैं फालतू। ठीक है, तो अब आप समझ सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। इसने एक तरह से गुप्त संवत की शुरुआत किया था, याद रखेंगे। गुप्त वंश के गुप्त संवत की शुरुआत किसने किया था साथियों? वो किया था चंद्रगुप्त प्रथम की बात करते हैं। और यही पहला शासक था जिसने महाराजा धिराज की उपाधि धारण किया था। इसकी बात करते हैं तो इसने लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। तो कुमार देवी से विवाह किया था और वैशाली के आसपास अपना प्रभाव स्थापित किया था। गुप्त वंश में सर्वप्रथम चंद्रगुप्त प्रथम ने रजत यानी कि चांदी की मुद्रा का प्रचलन किया था। तो याद रखेगा, इसने चांदी के सिक्के जारी किए थे। तो चांदी के सिक्का जारी करने वाला शासक कौन था साथियों? चंद्रगुप्त प्रथम की बात करते हैं, याद रखिएगा। अब आइए हम बात करते हैं समुद्रगुप्त के बारे में बात कर लेते हैं। तो समुद्रगुप्त की बात करते हैं तो चंद्रगुप्त प्रथम के बाद अगला शासक आता है समुद्रगुप्त आता है। तो ध्यान रखिएगा, कम से कम आपको कम भी याद होना चाहिए कि सबसे पहले श्रीगुप्त, फिर घटोत्कच, फिर चंद्रगुप्त प्रथम, फिर आता है साथियों समुद्रगुप्त प्रथम की बात करते हैं। समुद्रगुप्त की बात करते हैं तो समुद्रगुप्त को विजयों का विवरण उसके दरबारी कवि, एक तरह से उसके दरबारी कवि था हरिसेन की बात करते हैं। तो इसके अभिलेख यानी कि प्रयाग प्रशस्ति में सारी जानकारी मिलती है। समुद्रगुप्त की बात करते हैं तो इसने बहुत सारे राजवंशों को जीता था या बहुत सारे शासकों को हराया था। और इसके बारे में जो जानकारी मिलती है, इसके दरबार में रहा करता था हरिसेन नामक एक व्यक्ति या कवि, और इसके प्रयाग प्रशस्ति में इसके बारे में जानकारी मिलती है समुद्रगुप्त के बारे में। और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया इसी कारण। तो याद रखिएगा, इसी कारण क्या है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है? समुद्रगुप्त का कहा गया है, ये बातें याद रखिएगा। इसने अश्वमेध यज्ञ किया था। इसने सिक्कों पर आप
प्रतिरथ और व्याघ्र क्रमांक और प्रक्रमांक जैसी उपाधियां इसने अंकित करवाए थे। समुद्रगुप्त ने भी विक्रमांक की भी उपाधि धारण किया था साथियों, ये बातें भी याद रखेंगे। तो इसने विक्रमांक की भी उपाधि धारण किया था। समुद्रगुप्त की बात करते हैं, समुद्रगुप्त की बात करते हैं तो इसको सिक्के पर एक तरह से बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है और जिसके कारण इसे कविराज की संज्ञा दी गई है। इसने बौद्ध विद्वान वसुबंध को संरक्षण प्रदान किया था। तो याद रखेंगे, बौद्ध विद्वान वसुबंध की बात करते हैं तो इसने क्या किया था, इनको संरक्षण प्रदान किया था। अब चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में आइए हम बात कर लेते हैं। इसके बारे में बात कर लेते हैं तो चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में बात कर लेते हैं। समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त को गद्दी से हटाकर चंद्रगुप्त द्वितीय शासक बनता है। तो कौन शासक बनता है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय शासक बनता है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने देवगुप्त, देवराज, देवश्री और परम भागवत की बात करते हैं और विक्रमांक आदि की उपाधि इसने धारण किया था। तो याद रखिएगा आप लोग, आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न बन सकता है कि एक तरह से इसने कौन कौन सी उपाधि धारण किया था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करते हैं तो इसने देवगुप्त, देवराज, देवश्री, परम भागवत, विक्रमांक की उपाधि धारण किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित किया था, तब विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करते हैं, इसने क्या किया था, शकों को पराजित किया था और एक तरह से अगर आप देखते हैं तो शकों को पराजित करने के बाद विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। अच्छा, बहुत सारे छात्र बहुत ज्यादा चिंतित हो जाते हैं, क्या इसी तरह की सारी क्लासेस जाएंगे? बिल्कुल, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक ही बार में आप बैठकर देख लीजिए, बस आप समय निकालिए और देखते चलिए। मैं एक ही वीडियो, एक एक दो वीडियो इसलिए प्रोवाइड करा रहा हूं ताकि आप 10 वीडियो के चक्कर में ना पड़े। ठीक है, एक दो वीडियो से ही आपका काम हो जाए और एक बार आप नॉर्मल स्पीड में देख लें, फिर उसके बाद आप क्या नाम है, हाई स्पीड में आप देख लें वीडियो और एक बार बस आप पीडीएफ को इंस्टॉल कर लें और उसके बाद फिर देखिए आपके जीवन में कितना बड़ा बदलाव आता है। फिर आप क्वेश्चन करिए, एक भी क्वेश्चन गलत हो जाएगा तो आप मुझे बताइएगा। इस बात करते हैं, अगर आप देखते हैं तो व्याघ्र प्रकार के सिक्के जारी किए गए हैं इसके समय में। गुप्त काल के सिक्कों में एक प्रकार का अगर आप देखते हैं तो बाघ हत्यारा प्रकार के सिक्के, यानी कि सिक्कों पर राजा को बाघ को कुचलते हुए यानी कि मारते हुए दिखाया गया है, यानी कि राजा को सर्वोपरि बताया गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करते हैं तो इसके विजयों के बारे में जो जानकारी मिलती है, उदयगिरि गुहा अभिलेख की जानकारी मिलती है। तो साथियों, जैसा कि बात करते हैं, मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बता दिया किसके बारे में, चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में, फिर उसके पहले श्रीगुप्त, फिर घटोत्कच, फिर चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में, फिर समुद्रगुप्त के बारे में, फिर उसके बाद अगर आप देखते हैं तो चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में आपको बता दिया। ठीक है, ये बातें याद रखिएगा। और चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में अगर आप देखते हैं तो चीन का यात्री फायान भारत आया था। तो कई बार हमारे एग्जामिनेशन में प्रश्न ये भी पूछा गया है या बन गया है कि फायान किसके शासनकाल में भारत आया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। इसके दरबार में बहुत सारे कवि रहा करते थे या कह सकते हैं विद्वान रहा करते थे, लगभग 9 विद्वान रहा करते थे और जिसकी वजह से नवरत्न की संज्ञा दी गई है, जिसमें कालिदास, धन्वंतरी और अमर सिंह ये सारे लोग रहा करते थे। इसके समय में साहित्य और कला का भी पर्याप्त विकास हुआ था साथियों, ये बातें भी याद रखिएगा। जिसकी वजह से गुप्त काल को क्या कहा गया है, गुप्त काल की बात करते हैं तो गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा गया है, याद रखेंगे। साहित्य और विज्ञान की बात करते हैं, साहित्य विज्ञान काल का विकास हुआ और जिसकी वजह से गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा गया है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के समय को। ठीक है, अगर पूरा गुप्त काल भी पूछा जाता है तब भी यही बताएंगे। अब कुमार गुप्त की बात करते हैं तो चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद अगला शासक बनता है कुमार गुप्त, जिसने महेंद्र द्वितीय की उपाधि धारण किया था। तो इसने कौन सी उपाधि धारण किया था, महेंद्र द्वितीय की उपाधि धारण किया था। कुमार गुप्त के समय में मंदसौर अभिलेख की रचना वत्स भट्टी ने किया था। तो याद रखिएगा, मंदसौर एक तरह से मंदसौर अभिलेख की रचना किसने किया था, तो वत्स भट्टी ने किया था। नेक्स्ट बात करते हैं, गुप्त शासकों में सर्वाधिक अभिलेख कुमार गुप्त से प्राप्त होते हैं। तो याद रखेंगे, सबसे ज्यादा अभिलेख एक तरह से गुप्त शासकों में अगर मिलता है तो किसके शासनकाल में मिलता है, कुमार गुप्त के समय मिलता है। कुमार गुप्त की नेक्स्ट बात करते हैं, कुमार गुप्त की बात करते हैं तो इसी के समय में क्या होता है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है। तो याद रखिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके समय में की जाती है, वो की जाती है महोदय, अब ध्यान रखिएगा, कुमार गुप्त के समय में। स्कंदगुप्त की बात करते हैं तो अगला शासक बनेगा स्कंदगुप्त, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा जान लेते हैं, बाकी आगे हम जानेंगे।
स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ लेख से पता चलता है कुमार गुप्त के समय में ही पुष्यमित्र का आक्रमण हुआ था। तो कुमार गुप्त के समय में ही पुष्यमित्रों का भी आक्रमण हुआ था, ये भी याद रखिएगा। कुमार गुप्त ने महेंद्रदित्य और श्री महेंद्र और अश्वमेघ महेंद्र की उपाधि धारण किया था साथियों। तो इसने बहुत सारी उपाधियां धारण किया था, ये भी याद रखेंगे आप लोग। अब हम बात करते हैं स्कंदगुप्त के बारे में बात करते हैं। तो कुमार गुप्त के बाद अगला शासक कौन बनेगा? स्कंदगुप्त शासक बनेगा। इसने हुड़ों को पराजित किया था। तो याद रखेगा हुड़ों को पराजित किसने किया था? तो स्कंदगुप्त ने किया था, याद रखेगा, भूलिएगा नहीं। स्कंदगुप्त के समय में गिरनार में स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने ही करवाया था? तो पुनरुद्धार किसने करवाया था सुदर्शन झील का? तो स्कंदगुप्त ने करवाया था। स्कंदगुप्त को अहोम स्तंभ रेख में शक्रादित्य है, आर्य मंजूश्री मूल कल्प की बात करते हैं, मूल कल्प में देवराय और जूनागढ़ अभिलेख में श्री परिसिप्त वक्षा भी कहा गया है। स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारियों में बुद्धगुप्त सबसे अधिक शक्तिशाली शासक था और कुमार गुप्त तृतीय अगर आप देखते हैं तो इस वंश का सबसे अंतिम शासक था। तो याद रखिएगा कुमार गुप्त की बात करते हैं तो कुमार गुप्त तृतीय, तो कुमार गुप्त तृतीय जो था वो गुप्त वंश का अंतिम शासक था साथियों। तो गुप्त वंश के आइए बात करते हैं प्रशासन के बारे में। तो जैसा कि बात करते हैं तो मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया किसके बारे में साथियों। अगर आप देखते हैं तो मैंने आपको बता दिया एक तरह से गुप्त वंश के बारे में, कौ वंश के बारे में और सारे वंश के बारे में मैंने आपको बता दिया। जैसे आंध्र सातवाहन वंश वगैरह के बारे में मैंने बता दिया। अब हम बात करेंगे गुप्त वंश के प्रशासन के बारे में। राजा संपूर्ण साम्राज्य का सर्वे सर्वा हुआ करता था उसमें। गुप्त शासन में मौर्य सातवाहन वंश और कुषाण शासन के तत्व भी पाए जाते हैं। साथ ही गुप्त प्रशासन में विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति देखी गई, यानी डिसेंट्रलाइजेशन देखा गया। जिस तरह से अभी हमारा देश है कि भाई पहले सेंट्रल है फिर राज्य है, राज्यों को अगर आप देखते हैं तो जिलों में, जिलों को अगर आप देखते हैं तो तहसीलों में, तहसीलों को गांव में, फिर अगर आप देखते हैं तो एक तरह से गांव की सबसे छोटी इकाई एक तरह से परिवार या समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या शासन की सबसे छोटी इकाई गांव माने जाते हैं। तो गुप्त प्रशासन में कार्यपालिका, न्यायपालिका, सैन्य व्यवस्था अलग अलग हुआ करते थे। गुप्त समाज का विभाजन प्रांत, विषय, पेट और ग्राम में भी किया गया था साथियों। तो याद रखेंगे गुप्त साम्राज्य का विभाजन तो जो था प्रांतों में, विषयों में, पीठ में और ग्रामों में किया गया था। जिस तरह से अगर आप देखते हैं तो मौर्यों की बात करते हैं तो मौर्यों के समय में प्रांतों को विभाजित किया गया था। तो गुप्तकालीन प्रांतीय प्रशासकों को उपरीक या गुप्ता या भोगपति या राजस्थानीय कहा गया है। तो गुप्त काल में प्रांतों के जो प्रशासक हुआ करते थे उन्हें क्या कहा गया? उपरीक कहा गया, गुप्ता कहा गया, भोगपति या राजस्थानीय कहा गया। दंडनायक, महादंडनायक, सर्वदंडनायक राजकीय न्यायाधीश हुआ करते थे। याद रखेंगे गुप्त काल में जो राजकीय न्यायाधीश हुआ करते थे वे कौन थे? दंडनायक, महादंडनायक की बात करते हैं और साथ ही साथ सर्वदंडनायक की बात करते हैं। गुप्तचर कर्मचारी को दूत और पुलिस कर्मचारी को भट्ट कहा गया है। तो पुलिस कर्मचारी को क्या कहा गया है? भट्ट कहा गया है। ये बातें याद रखेंगे। गुप्त काल में समानता भूमि पर सम्राट का अधिकार माना जाता था। भू राजस्व की मात्रा कुल उत्पादन का 1/4 से लेकर 1/6 भाग हुआ करते थे। कहने का मतलब ये है कि गुप्त काल में जो एक तरह से टैक्स लिया जा रहा था 1/4 भाग से लेकर 1/6 भाग तक लिया जा रहा था। गुप्त काल के मुख्य कार्य की बात करते हैं, भाग, भोग, ये सारी चीजें आ जाती हैं, छोड़ दीजिए, टैक्स वगैरह लिया जाता था। नेक्स्ट बात करते हैं गुप्त काल का समाज और धर्म की बात करते हैं। गुप्तकालीन समाज में अनेक जातियों की उत्पत्ति हुई, परंतु अगर आप देखते हैं तो वर्ण व्यवस्था वैसे की वैसे बने रहे। इस समय शूद्रों की स्थिति में सुधार हुआ और वैश्यों की स्थिति में गिरावट आती है। गुप्त काल में स्त्रियों की स्थिति में भी गिरावट आती है और इस समय सती प्रथा का भी अभिलेख मिलता है। और सती प्रथा का जो अभिलेख मिलता है साथियों वो भानुगुप्त के एरण अभिलेख में जानकारी या साक्ष्य मिलता है। तो याद रखिएगा भानुगुप्त के एरण अभिलेख में सती प्रथा के बारे में जानकारी मिलती है। गुप्त काल में दास प्रथा विद्यमान थे। गुप्त काल में सभी संप्रदायों का प्रचलन रहा है, परंतु गुप्त प्रशासकों ने वैष्णववाद को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया है साथियों। अब गुप्त काल में सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में बात कर लेते हैं। कला और संस्कृति विज्ञान के दृष्टिकोण से अगर आप देखते हैं तो गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा गया है। गुप्त काल में स्थापत्य, मूर्ति कला, चित्रकला, साहित्य, विज्ञान, अन्य विविध कलाओं का भी विकास हुआ है साथियों। गुप्त काल में स्थापत्य के अवशेष अगर आप देखते हैं तो देवगढ़ के दशावतार मंदिर याद कर लीजिए। तो देवगढ़ के दशावतार मंदिर की बात करते हैं
तिगवा के भगवान विष्णु के मंदिर की बात करते हैं, नागोद के भगवान शिव के मंदिर की बात करते हैं, भीतरगांव के ईंटों से बने मंदिर की बात करते हैं, सारनाथ में अगर आप देखते हैं तो धमेक स्तूप की बात करते हैं। ऐसे प्रमुख स्थल मिले हुए हैं गुप्त काल में। याद कर लीजिए, गुप्त काल के स्थापत्य के बारे में आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। अजंता की गुफाओं की बात करते हैं जिसमें 16, 17, 19 और तथा इतनी गुफाएं हैं। तो अजंता की गुफाओं में 16, 17, 19 की गुफाएं हैं। और बाघों की गुफा चित्रकारी, बाघ की गुफा की चित्रकारी की गई है गुप्त काल में। अजंता से संबंधित चित्रों का संबंध बौद्ध धर्म से है और गुप्त काल में मूर्तियां भी बनना शुरू हो गई थी। तो याद रखिएगा, गुप्त काल में मूर्तियां वगैरह का भी एक तरह से विकास शुरू हो चुका था। गुप्त काल में विज्ञान, खगोल की बात करते हैं और दर्शन का भी पर्याप्त विकास हुआ था। और इसी समय शून्य की भी खोज की गई थी साथियों। तो इसी समय किसकी खोज की गई थी? शून्य की खोज की गई थी। इस काल में वराह मिहिर, भास्कराचार्य, आर्यभट्ट जैसे गणितज्ञ और खगोल शास्त्री भी रहा करते थे। और चिकित्सा के विद्वान की बात करते हैं, चरक की बात करते हैं, चरक जैसे विद्वान भी रहा करते थे जिनकी पुस्तक है चरक संहिता की बात करते हैं। इस युग में विद्वान कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा गया है साथियों। ये बात भी याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए अब हम आगे बढ़ लेते हैं। गुप्त काल की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? कालिदास की जो रचनाएं हैं, ऋतु संहारा, मेघदूतम, कुमार संभव, मालविकाग्निमित्रम। मुद्रा राक्षस किसकी पुस्तक है? विशाख दत्त की। 10 कुमार चरित्र पुस्तक किसकी है? दंडिन की। और अमर कोश की पुस्तक कौन सा है? सॉरी, अमर कोश किसकी पुस्तक है? अमर सिंह की। बृहद कथा, बृहद संहिता की बात करते हैं, यह किसकी रचना है? वराह मिहिर। और मृच्छ कटिकम की बात करते हैं, यह पुस्तक है शूद्रक की। आर्यभट्टियम किसकी पुस्तक है? आर्यभट्ट की। और कामसूत्र किसकी पुस्तक है साथियों? वात्स्यायन की बात करते हैं। ये पुस्तकें याद रखिएगा, इन पुस्तकों को बिल्कुल भी नजरअंदाज मत कीजिएगा, पुस्तकों से 1-2 प्रश्न पूछे ही जाते हैं। अब गुप्तोत्तर काल के बारे में आइए बात कर लेते हैं। तो अब ज्यादा नहीं बचा है, अब थोड़ा सा बचा है, तो आइए हम गुप्तोत्तर काल के बारे में बात कर लेते हैं। गुप्तोत्तर काल में मुख्य रूप से मैत्रक राजवंश, मखौरी राजवंश और पुष्यभूति राजवंश आते हैं। गुप्तों के बाद वल्लभी में मैत्रक राजवंश की स्थापना हुई और इस राजवंश ने समकालीन राजवंशों में सबसे अधिक समय तक शासन किया था। अब हम बात करते हैं सबसे पहले पुष्यभूति वंश के बारे में। कन्नौज में मखौरी और थानेश्वर में पुष्यभूति वंश की स्थापना हुई थी। तो कन्नौज में मखौरी वंश की स्थापना हुई थी और अगर आप देखते हैं तो थानेश्वर में पुष्यभूति वंश की स्थापना हुई थी। हर्षवर्धन की बात करते हैं तो हर्षवर्धन कौन था? पुष्यभूति वंश का सबसे महान शासक था। इसी के बारे में काफी बार इससे काफी बार एक तरह से क्वेश्चन बन चुका है और काफी बार इसको लेकर एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। तो गुप्त पुष्यभूति वंश का सबसे महान शासक कौन रहा? हर्षवर्धन की बात करते हैं। प्रारंभ में पुष्यभूति राजवंश की राजधानी क्या थी? थानेश्वर थी। तो राजधानी को भी याद रखेंगे। और बाद में हर्षवर्धन ने इसको राजधानी कहां बदल दिया? कन्नौज में बदल दिया था साथियों। हर्षवर्धन के शासनकाल में चीन की यात्री हेनसांग भारत आया था। तो हेनसांग जो था एक तरह से साथियों वो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। और हर्षवर्धन की बात करते हैं तो नालंदा महाविहार को कई ग्राम दान में दिए थे। हर्ष के दरबारी कवि कौन था? बाणभट्ट की बात करते हैं। और इसकी रचना कौन सी है साथियों? हर्षचरित की बात करते हैं। तो बाणभट्ट की रचना कौन सी है साथियों? हर्षचरित की बात करते हैं। और स्वयं हर्षवर्धन ने प्रियदर्शिका और रत्नावली और नागानंद नामक पुस्तकों की भी रचना किया था। हर्षवर्धन को चालुक्य शासक पुलकेशन द्वितीय ने पराजित किया था। तो याद रखिएगा, हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? तो चालुक्य वंश का शासक पुलकेशन द्वितीय ने पराजित किया था। हर्षवर्धन के बाद कन्नौज पर अधिकार स्थापित करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था और जिसमें अगर आप देखते हैं पाल वंश, गुर्जर प्रतिहांस वंश और राष्ट्रकूट के शासकों ने भाग लिया था। तो याद रखिएगा आप लोग कि त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट के शासकों ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था। अब आइए हम बात करते हैं पाल वंश के बारे में बात कर लेते हैं। किसके बारे में बात कर लेते हैं साथियों? पाल वंश की बात करते हैं। बंगाल में पाल वंश की स्थापना गोपाल ने किया था और इस वंश के शासक धर्मपाल ने विक्रमशिला सोम विहार की स्थापना किया था। देखिए कहीं जाइएगा नहीं, आप पूरी क्लास को लास्ट तक देख लीजिएगा क्योंकि इससे आपको पता चल जाएगा कि लास्ट इतना ही है, इससे ज्यादा हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए पाल वंश के शासक की बात करते हैं। रामपाल के समय में वैकवर्त ने विद्रोह किया था। देवपाल को पाल वंश का सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है। बस 2 बातें याद रखना, किसने स्थापना किया था, कौन सबसे शक्तिशाली शासक है। और सुलेमान नामक अरबी व्यापारी की बात करते हैं
पाल साम्राज्य को इसने क्या कहा है? रूमा कहा है। याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है कि किसने एक तरह से पाल साम्राज्य को रूमा कहा है? वो कहा है साथियों सुलेमान नामक का व्यापार, अरबी व्यापारी की बात करते हैं। पाल कलाकारों को कांस्य मूर्ति बनाने की महारत हासिल थी साथियों। तो पाल की बात करते हैं तो पाल कलाकारों को कांस्य मूर्ति बनाने में महारत हासिल थी साथियों। अब हम बात करते हैं राजपूत कालीन भारत की बात करते हैं। अग्निकुल सिद्धांत के अनुसार 4 राजपूत काल हुए थे। प्रतिहार वंशों की बात करते हैं, परमार वंशों की बात करते हैं, चौहान वंशों की बात करते हैं और चालुक्य वंश की बात करते हैं। तो इनका कहीं ना कहीं एक तरह से उदय हुआ था साथियों। चलिए अब हम बात करते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में बात करते हैं। इसकी स्थापना किसने किया था? हरिश्चंद्र नामक व्यक्ति ने किया था। किंतु नागभट्ट को प्रथम वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो इस वंश का जो एक तरह से वास्तविक संस्थापक माना गया है वो किसे माना गया है? नागभट्ट प्रथम को माना गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, इस वंश का शासक नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज पर अधिकार कर कुछ समय तक के लिए उसने राजधानी बना दिया था। तो कन्नौज पर अधिकार करके अगर आप देखते हैं तो कुछ समय तक इसने राजधानी बना दिया था। मिहिर भोज या भोज परमार ने आदिवराह और प्रभास की उपाधि धारण किया था। नेक्स्ट बात करते हैं, मिहिर भोज के बाद महेंद्र पाल प्रथम शासक बना, जिसने परम भट्टारक या महाराजा धीराज परमेश्वर आदि भी जिसे कहा गया है। इसके दरबार में दरबारी कवि राजशेखर निवास करता था, जिसने कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा और बालराण आदि की रचना किया था। थोड़ा सा इसके बारे में फिर से बता देता हूँ। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? हरिश्चंद्र नामक व्यक्ति था। और लेकिन इस वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो नागभट्ट प्रथम था। और इस वंश का द्वितीय शासक जो था इस वंश का जो शासक नागभट्ट द्वितीय था, इसने कन्नौज पर अधिकार किया था। किस पर अधिकार किया था? कन्नौज पर अधिकार किया और इसी को राजधानी बनाया था। फिर मिहिर भोज की बात करते हैं या भोज परमार की बात करते हैं तो इसने क्या किया था? एक तरह से वराह मिहिर और प्रभास की उपाधि धारण किया था। मिहिर भोज के बाद अगला जो शासक बना था महेंद्र पाल की बात करते हैं। तो नागभट्ट शासक बना, फिर मिहिर भोज शासक बना, फिर महेंद्र पाल शासक बना, जिसने परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि इसने धारण किया था। और इसके दरबार में कौन रहा करता था? इसके दरबार में रहा करता था राजशेखर रहा करता था। और उसकी रचना कौन कौन सी है? कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा और बाल रामायण की बात करते हैं तो इसने इसकी रचना किया था। अब हम बात करते हैं गहेड़वाड़ वंश के बारे में बात करते हैं। तो कई बार इससे भी क्वेश्चन बन जाता है। तो गहेड़वाड़ वंश के बारे में आइए थोड़ा जान लेते हैं। गहेड़वाड़ राजवंश का संस्थापक कौन था साथियों? तो इस वंश का संस्थापक था चंद्रदेव था। और गोविंद चंद्र इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। इसे विविध या विद्याचर वाचस्पति भी कहा गया है। तो इसकी बात करते हैं, किसे? गोविंद चंद्र को क्या कहा गया है? विविध विद्या विचार और वाचस्पति कहा गया है। इसके मंत्री लक्ष्मीधर ने कृत कल्पतरु नामक ग्रंथ की रचना किया था। गहड़ वंश के शासक जयचंद्र की बात करते हैं तो 1194 में इसने चंदावर का युद्ध लड़ा था मोहम्मद गोरी से, जिसमें मोहम्मद गोरी की हार नहीं, मोहम्मद गोरी जीत गया था। मोहम्मद गोरी की हार नहीं, मोहम्मद गोरी जीत गया था, जयचंद को हरा दिया था। जयचंद हार गया था साथियों मोहम्मद गोरी से 1194 में। नेक्स्ट बात करते हैं, जयचंद्र दरबार में नैषध चरित और खंडवाद के लेखक श्री हर्ष निवास करता था साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं, अब हम बात करते हैं चौहान वंश के बारे में बात करते हैं। तो चौहान वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव की बात करते हैं। और इस वंश का जो शासक रहा है अजय राज की बात करते हैं। तो इस वंश का शासक अजय राज ने अजमेर की स्थापना किया था। तो अजमेर की स्थापना किसने किया था? तो अजय राज ने किया था साथियों। बीसल देव के हरिकेल नाटक की रचना किया था। तो बीसल देव ने क्या किया था? हरिकेल नामक नाटक की रचना किया था। और यह इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था? बीसल देव की बात करते हैं। तो चौहान वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव की बात करते हैं। और इस वंश का जो शासक रहा अजय राज, इसने अजमेर की स्थापना किया है। अगला शासक कौन रहा? बीसल देव की बात करते हैं, जिसने हरिकेल नाटक की रचना किया था। तो हरिकेल नामक नाटक की रचना किसने किया था? बीसल देव ने किया था। और यही इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। कौन? बीसल देव की बात करते हैं। इसके दरबार में ललित विग्रह राज के लेखक सोमदेव निवास करता था। तो सोमदेव इसी में निवास करता था, जिसने ललित विग्रह नाम की एक तरह से रचना किया था।
चौहान वंश के शासक पृथ्वीराज तृतीय की बात करते हैं, तो पृथ्वीराज तृतीय की बात करते हैं, तो पृथ्वीराज तृतीय की बात करते हैं, तो इन्होंने तराइन के 2 युद्ध लड़े थे। और किससे लड़े थे? तो मोहम्मद घोरी से 2 युद्ध लड़ा था इन्होंने। एक तो पहली बात करते हैं 1191 में यह युद्ध हुआ था, जिसमें मोहम्मद घोरी एक तरह से हार जाता है, पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं। और आगे चलकर तराइन का दूसरा युद्ध होता है, 1192 की बात करते हैं, और फिर पृथ्वीराज चौहान की बात करते हैं, तो पृथ्वीराज चौहान इस युद्ध में हार जाते हैं, मोहम्मद घोरी जीत जाता है। और भारत की बात करते हैं तो भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना हो जाती है, मुस्लिम इस राज्य की स्थापना हो जाती है। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। देखिए, दिल्ली पर अगर आप देखते हैं तो चौहान वंश का शासन होता है, और जिसमें पृथ्वीराज चौहान शासन करते रहते हैं। और तभी उसी समय क्या होता है, एक तरह से भारत में मुस्लिमों का आक्रमण होता है। सिंध प्रांत में अगर आप देखते हैं तो सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने किया था आक्रमण, फिर महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया था, फिर मोहम्मद घोरी ने भारत पर आक्रमण किया था। मोहम्मद घोरी का मुख्य उद्देश्य क्या था कि भारत में एक तरह से मुस्लिम सत्ता की स्थापना किया, जिसने तराइन को 2 युद्ध लड़ा, और 2 युद्ध लड़ने के बाद तराइन का पहला युद्ध जिसमें मोहम्मद घोरी हार जाता है और 1 साल के लिए अपने देश वापस चला जाता है। फिर दूसरा युद्ध आता है, और दूसरे युद्ध में अगर आप देखते हैं तो तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में होता है। फिर पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं, मोहम्मद घोरी जीत जाता है, और तब से फिर क्या हो जाता है, मोहम्मद घोरी एक तरह से मुस्लिम राज्य की स्थापना कर देता है। फिर दिल्ली सल्तनत काल प्रारंभ हो जाता है। अब हम थोड़ा सा यहाँ चंदेल शासकों के बारे में आइए जान लेते हैं। थोड़ी सी बात बची हुई है, चंदेल शासकों के बारे में बात करते हैं। दक्षिण भारत की बात करते हैं तो दक्षिण भारत राज्य की बात करते हैं, तो चंदेल शासक की बात कर, चंदेल राजवंश के संस्थापक कौन था? नुतुंग की बात करते हैं। चंदेलों की राजधानी खजुराहो थी साथियों, ये बातें याद रखेगा। और इस वंश का शासक यशोवर्मन में खजुराहो में मंदिर का निर्माण करवाया था, तो याद रखिएगा, खजुराहो में मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? यशोवर्मन ने करवाया था। चंदेल वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक कौन था? परमादेव था साथियों, परमादेव था। अब परमार वंश की बात करते हैं, इस वंश का संस्थापक कौन था? उपेंद्रनाथ था। ये बातें याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। और नेक्स्ट बात करते हैं, मालवा के परमार वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं शक्तिशाली शासक कौन था? सियाक या श्रीहर्ष की बात करते हैं। परमारों की राजधानी क्या थी? उज्जैन। इसने बाद में धारा को राजधानी बनाया था। भोज परमार वंश एक सबसे शक्तिशाली शासक था, तो याद रखेंगे, भोज जो था इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। इसने आयुर्वेद सर्वस्व और सम्रांगण या सूत्रधार नामक पुस्तकों की रचना किया था। भोज परमार को कविराज की उपाधि दी गई है, तो याद रखिएगा, भोज परमार को कविराज की उपाधि दी गई है। आईने अकबरी में प्राप्त उल्लेख के आधार पर भोज के दरबार में 500 विद्वान रहा करते थे, ये भी याद रखना चाहे तो रख सकते हैं। अब चेर राज्य की बात करते हैं। चेर राज्य का प्रथम शासक उदयन जीरल था, और चेरों का राजकीय चिन्ह क्या था? धनुष था। और मेगास्थनीज के अनुसार चेर राज्य का समाज कैसा था? मात्र सत्तात्मक था, अर्थात माता ही घर की मुखिया रहा करते थे। सेन गुटवन चेर वंश का सबसे महान शासक था, जिसे लाल चेर कहा गया है। और पत्नी पूजा का प्रचलन सेन गुट्टन के समय हुआ, और जिसे कड़ग्गी पूजा कहा गया है। और नंदी मान आजमन नामक चेर शासक ने दक्षिण भारत में गन्ने की खेती की शुरुआत किया था। तो इस शासक ने क्या किया था? दक्षिण भारत में गन्ने की शुरुआत किया था। ये बातें याद रखेगा। अब प्रारंभिक चोल राज्य के बारे में बात करते हैं। चोलों की राजकीय चिन्ह क्या था? बाघ। करिकार की बात करते हैं, चोल वंश का प्रारंभिक महत्वपूर्ण शासक था। चोलों की प्रारंभिक राजधानी उदयपुर थी। देखिए, सुन लीजिए, भाग्य मत। बहुत सारे छात्र सोच रहे हैं छोड़ दूं, भाग्य मत, बिल्कुल नहीं, भागना नहीं, लास्ट तक देखना, ताकि पता चल जाए कि लास्ट कहाँ है। ठीक है, तो दक्षिण भारत के इतिहास को भी आप देख लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। बाद में तंजावुर राजधानी बन जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, चोलों की तटीय राजधानी क्या थी? पुहार या कावेरी पत्तनम थी, और यह संगम काल में व्यापार का प्रमुख केंद्र है साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं, वही बात दोबारा आ गया, वही बात दोबारा गई साथियों। अब हम पांड राज्य की बात करते हैं, तो दक्षिण भारत में पांड राज्य मोतियों के लिए प्रसिद्ध था, तो याद रखेंगे, पांड राज्य किसके लिए प्रसिद्ध था? तो मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। देखिए, कई बार हम एक सोच लेते हैं यहां से क्वेश्चन नहीं बनेगा, और वहीं से क्वेश्चन बन जाता है, फिर समझ लो हमारी पूरी मेहनत खराब हो जाती है। ना पढ़ना हमारा सही हुआ, ना पढ़ाना हमारा सही हुआ होता है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि सारी चीजों को देख डालिए, ताकि आपका सारा का सारा सिस्टम सही रहे। ठीक है, आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो ही ना। नेक्स्ट बात करते हैं, पांड्यों का राजकीय चिन्ह क्या था? मछली। और प्रथम पांड्य शासक कौन था? निडियोन। और नोडियों ने समुद्र पूजा का प्रचलन करवा था।
नेक्स्ट बात करते हैं मुदुकुडमी, एक यशस्वी शासक था जिसने बहुत सारे यज्ञ करवाया था और यज्ञशालाओं का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट बात करते हैं पांड्यों की प्रारंभिक राजधानी कोरकाई थी और बाद में मदुरई राजधानी बनाई गई और इस वंश का सबसे महान शासक था नेडुन जेलियन था। अब कुछ एक तरह से प्रमुख, एक तरह से संगम साहित्य रहे हैं। ये पुस्तक है साथियों और पुस्तक के लेखक हैं। सबसे पहली बात करते हैं तोल पक्कियाम की बात करते हैं, इसके लेखक कौन है? तोल पक्कियर की बात करते हैं। मणि मैखले की एक तरह से लेखक कौन है? शीतले सत्यनारायण है। तिरुकुलर की बात करते हैं तो तिरुवल्लर की बात करते हैं, इसके लेखक वैसे भी नहीं याद हुआ। पल्लव वंश की बात करते हैं तो इस वंश का संस्थापक कौन था? विष्णु सिंह था। और किरातुर जिनिया लेखक की बात करते हैं, भारवी इसके दरबारी कवि था। पल्लव वंश के शासकों का क्रम महेंद्र वर्मन और नरसिंह वर्मन प्रथम की बात करते हैं, महेंद्र वर्मन द्वितीय की बात करते हैं और परमेश्वर वर्मन प्रथम और नरसिंह वर्मन द्वितीय की बात करते हैं। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ये पूछा जाता है कि महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। 10 कुमार चरित का रचनाकार दंडी था और नरसिंह वर्मन द्वितीय का दरबारी कवि था। राष्ट्रकूट शासकों की बात करते हैं, इस वंश का जो स्थापना हुई थी, एक तरह से अगर आप देते हैं तो इस वंश की स्थापना किसने किया था? दंती दुर्ग ने किया था। राष्ट्रकूटों की राजधानी क्या थी साथियों? मान्यके थी। ये बातें याद रखिएगा। और नेक्स्ट बात करते हैं, ध्रुव राष्ट्रकूट का पहला शासक था जिसने कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। राष्ट्रकूट शासकों की बात करते हैं, अमोघ वर्ष जैन धर्म का अनुयायी था। इसने कन्नड़ भाषा में कवि राजमार्ग की रचना किया था। एलोरा और एलिफंटा की गुफा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों द्वारा की गई थी। एक बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि एलोरा और एलिफंटा की गुफाओं में मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया था। राष्ट्रकूट का शासन पाल प्रतिहार वंशों के शासन के समकालीन था साथियों, ये बातें याद रखेंगे। अब हम बात करते हैं चालुक्य वंश के बारे में। चालुक्य वंश की स्थापना किसने किया था? तैलभ द्वितीय ने किया था और इसकी राजधानी मान्यखेत थी। बाद में सोमेश्वर ने प्रथम चालुक्य की राजधानी कल्याणी को बनाया था। विक्रमांक देव चरित की बात करते हैं, इसकी रचना बिल्हड़ राजा विक्रमादित्य चतुर्थ के दरबार में रहा करता था। वारापी के चालुक्य वंश की स्थापना जयसिंह ने किया था और इस वंश के शासक विक्रमादित्य द्वितीय ने अरबों के विस्तार को रोका। और अग्निश्री की बात करते छोड़ दीजिए, बस खत्म हो गया, ये लास्ट ही है। ये हमने जान ही लिया। अब हम चोल वंश के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। चोल वंश की बात करते हैं साथियों, तो इस वंश का संस्थापक कौन था? इस वंश का संस्थापक था विजयालय की बात करते हैं। और चोलों की राजधानी थी तंजौर और चोलों का प्रथम स्वतंत्र शासक था साथियों आदित्य प्रथम को माना जाता है। चोल वंश के प्रमुख शासकों में परांतक प्रथम और राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र द्वितीय और कुलुंगुतुंग प्रथम की बात करते हैं। और राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण कर उसका पर अधिकार कर लिया था। राजराज प्रथम ने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करा था। ये पूछा जाता है कि बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो वो करवाया था तंजौर ने करवाया था, सॉरी राजराज प्रथम ने तंजौर में करवाया था। राजेंद्र चोलों ने गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण किया था और गंगैकोंड चोलपुरम की राजधानी को इसने बनाया था। चोल राज्य नौसेना और स्थानीय प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है या माना जाता है साथियों। तो साथियों जैसा कि बात करते हैं, हमने एशियंट हिस्ट्री को बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया। अब हमें क्या करना है? मॉडर्न हिस्ट्री को कंप्लीट करना है। बस उसकी भी 2 क्लास आपके साथ में शेयर करूंगा। 2 क्या, एक ही क्लास मान के चलिए, ठीक है। हिस्ट्री की केवल 2 क्लास बनेगी, इससे ज्यादा नहीं बनेगी। बस आप सभी लोगों से मैं कहना चाहूंगा, आप लोग पूरी शिद्दत के साथ मेहनत कर लीजिए। आप उसके बाद आप देखेंगे खुद में खुद आपको पता चल गया होगा और आपके एग्जामिनेशन में आपके क्वेश्चन नहीं गलत होंगे। ठीक है, एक बार पूरी शिद्दत के साथ मेहनत कर लीजिए, बार बार मेहनत करने की जरूरत ना पड़े। साथियों जिस तरह से मैंने आपको पढ़ाया और समझाया, अब मुझे नहीं लगता है कि इसके बाद आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी। एक बार नॉर्मल स्पीड में पूरी वीडियो देख लीजिएगा, फिर उसके बाद मैं आपसे कहूंगा कि थोड़ा हाई स्पीड करके देख लीजिएगा और उसके बाद पीडीएफ आपको मिल जाएगी और पीडीएफ को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप क्या कर सकेंगे, वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप आराम से पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं और फिर आप सोचिए
कि आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी, शानदार हो जाएगी, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर आप लोगों को मेरी ये पहल और ये मेहनत अच्छी लगी हो तो जाते-जाते कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। अब मुझे नहीं लगता है कि कोई एक तरह से कठोर प्राणी होगा, कठोर दिल वाला ही व्यक्ति होगा तभी वो नहीं करेगा, नहीं तो फिर सारे बच्चे एक तरह से करेंगे कमेंट और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑल ऑफ यू।